नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। न्यूज 7 हिंदी पे हम फिर से लेकर आ गए हैं राष्ट्र प्रथम। जैसा कि कल आपने राष्ट्र प्रथम देखा और हमने बात किया भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड के निदेशक शफात हुसैन से। उन्होंने अपनी बात को रखा और दर्शकों ने देखा भी, दर्शकों ने सराहा भी और दर्शकों ने एक कमेंट किया कि आप एक पक्ष के एक नेता को आपने बुलाया है भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि उसमें विपक्ष के किसी को रख लिए होते तो और अच्छा होता। पर मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा कि वो इसलिए नहीं, सिंगल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जिसकी जो बात है उसको सही तरीके से प्रमुखता तक आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम न्यूज 7 के हिंदी में हू हल्ला नहीं चाहते हैं। आज के इस राष्ट्र प्रथम में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी हैं। विवेक पांडे वो भी बिहार में गए थे, बंगाल में भी जाएंगे और यूपी में हैं, मतलब यूपी से ही हैं वो। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर पे क्या दिक्कत है, बिहार में क्या रहा, बंगाल में क्या होने वाला है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को जो समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल मान रही है उसको सेमीफाइनल वो क्यों मान रही है। विवेक जी, आपका स्वागत है न्यूज 7 हिंदी के राष्ट्र प्रथम कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 3 विशेष मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो एसआईआर को लेकर आप लोग बड़ा हू हंगामा किए हुए हैं, तो सबसे पहले एसआईआर पे बताइए कि दिक्कत क्या है, आपको एसआईआर से परेशानी क्या है। भाई एसआईआर कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको करा रही है, एक एजेंसी के द्वारा ये हो रहा है जिसमें सारे सरकारी तंत्र लगे हुए हैं, सरकारी लोग लगे हैं। और एसआईआर से मुझे लगता है कि फायदा ही है, क्योंकि इसमें ऐसे लोग हैं जैसे कि अगर आप बंगाल पे आएंगे तो बंगाल में बहुत सारे ऐसे हैं, रोहिंग्या हैं, ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जो आके रह रहे हैं। तो क्या उन्हें एसआईआर पे जो आपकी आपत्ति है वो हम जानना चाहेंगे और वो आप बताइए, दर्शकों को भी बताइए और आपको आपत्ति क्या है ये बताइए एसआईआर पे। देखिए, पहले तो मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपके दर्शकों को और आपको कि आपने इस विषय पर मुझे आमंत्रण दिया अपनी बातों को रखने का। एसआईआर पे मेरा ये सवाल है, जो आपने सवाल पूछा, सवाल का चूंकि मैं जवाब दूं उसके पहले एक सवाल मेरा भी है कि एसआईआर कराने में संस्थाओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को जल्दबाजी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्यों है। चुनाव तो 27 में है, लेकिन 27 के परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव पंचायत का भी है, हाँ पंचायत का भी है, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन पंचायत में आमतौर पे जनरली ये होता है कि लोग चिन्हित रहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, वो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं। जनरली वहाँ के जो कैंडिडेट प्रत्याशी होते हैं वो अपने मतदानों को भी जानते हैं और अपने यहाँ के मतदाताओं को भी जानते हैं। ठीक। लेकिन जो प्रदेश की बात आ रही है, एसआईआर कराने की जो हड़बड़ाहट सरकार की व्यवस्थाओं के अनुसार, चाहे संवैधानिक संस्था के अनुसार, इतनी हड़बड़ाहट जो एसआईआर कराने की है, उसके पीछे उस जल्दबाजी का क्या कारण है, ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए सबके सामने आकर के। ठीक बात। लेकिन चुनाव आयोग लगातार जो मौन धारण करके बैठा है और उसके परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूं ताकि आपके भी संज्ञान में रहे। इस तरह के सरकारी जो फरमान जारी हो रहे हैं कि यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आदेश का उल्लंघन होता है तो फिर अधिनियम 50 की धारा 32 के अंतर्गत विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। और अगले दिन 12 बजे तक का समय दिया हुआ है इसमें। ये बुलंदशहर का एक मामला है, खुर्जा का, देखिए आपके सामने है, ये पत्र है। ठीक बात है, ताकि आपकी संज्ञान में रहे, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को इतना दबाव डाल करके उनका उत्पीड़न करते हुए इस प्रकार के मानसिक तनाव में, इसको शोषण नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। मैं आपके इस बात का समर्थन करता हूं। ये देखते हो कि ठीक है, मेरे सामने भी एक खबर आई थी, हम लोगों ने अभी कल या परसों की है कि गोंडा के बीएलओ ने विपिन यादव ने आत्मदाह करने का प्रयास किया और वो एडमिट रहे। निश्चित रूप में बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है, जहर खा लिया था उन्होंने, जहर खा लिया था वही। तो
ये कहीं ना कहीं एक जो दबाव है, इस दबाव पे जो लोग भी कार्य करा रहे हैं, जो भी सरकारी तंत्र है, उनको इस पे विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को। इस पे मैं आपका समर्थन करता हूं, पर विरोध क्यों है ये बताइए। विरोध इसलिए है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है अनुमानता, अगर मैं गलत हूँ सही करिएगा, 4 लोग मौत के काल के ग्रास बन चुके हैं और लगातार उनके परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वहाँ के कानूनगो के ऊपर, एडीएम के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, और जिस तरह के आरोपों के ऊपर राज्य सरकार मौन है, तो ये परिस्थिति, इसको देखिए बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता आके कहते हैं, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। बिल्कुल जायज़ बात है, चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, ये सत्य है, लेकिन आर्टिकल 21A और आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 और 21A राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी तय करता है कि राज्य के किसी भी नागरिक या राज्य के किसी भी कर्मचारी को जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल सही, उसके जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार ने मशीनरी उपलब्ध कराई है चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने के लिए, ठीक बात। लेकिन अगर किसी भी तरह के क्रिमिनल कंटेम्प्ट या किसी भी तरह के इस तरह के मानसिक उत्पीड़न, शोषण या किसी के वोट काटने की बात सामने आएगी तो यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस के प्रावधान जो है राज्य सरकार को उसका अनुसरण करना चाहिए। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए जो संशोधन 2023 के विधेयक में किया गया, उनको जो सिविल दंडात्मक प्रक्रिया से चाहे सिविल केस के मैटर्स के बाहर रखा गया कि उस परिधि में उनके ऊपर ना फौजदारी केस होगा ना कोई सिविल केस फाइल कर सकता है। लेकिन और रही बात जहां जनमत की बात आएगी, जहां पे बात एसआईआर की आएगी, ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अधिकारियों के ऊपर ये कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न या उसके ऊपर अनैतिक दबाव प्रशासनिक अधिकारी नहीं डाल सकते, ताकि निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से वो अपना कार्य कर सके। ठीक बात है, ये यहां तक मैंने आपका समर्थन किया, कोई बात नहीं जी। पर कहीं ना कहीं ये आप, चूंकि जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हो, जिस पार्टी से आप राजनीति करते हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी चीज है, मतलब ये वोट काटने का एक तरीका है, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है, आपके द्वारा, मतलब कि आपके जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं। जी। चलिए, एसआईआर तो बिहार चुनाव शुरू हो गया था, निर्णय आ गया था, तो एसआईआर चुनाव हुआ। बिहार में ऐसा क्या हुआ? बिहार में तो कोई एसआईआर का वो नहीं हुआ। बिहार में एसआईआर के माध्यम से लगभग 64 लाख वोट काटे गए और उसी के अनुमानता विवेक भाई थोड़ी सी बात को रुकिए। देखिए, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कल भी मैं यही कहा और आज भी यही कहूंगा कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात है। मुझे सरकार, अच्छी बात है कि अगर संविधान है, सरकारें बदलती रहनी चाहिए, ताकि नेताओं के मन में एक भय होता है कि ठीक है, अगर हम अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो 5 साल बाद हम बदले जा सकते हैं। ठीक बात। मगर अगर भारतीय जनता रिपीट हो रही है तो उनकी कार्यप्रणाली को लोग पसंद कर रहे हैं। आपके वहां जो लोग हैं हवाई बात करके चले आते हैं, धरातल पे आइए, धरातल पे काम करिए ना। आप 66 लाख वोट काट लिए, चलिए ठीक है, वो बहुत अच्छे थे, तो आपके पार्टी, भाई आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी हारे ना, जो नेतृत्व कर रहे थे। आप पूरी कर लीजिए बात, तब मैं अपनी बात रखूंगा। तो समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग किसी दोषारोपण करने से अच्छा कि अपने अंदर सुधार करिए। ठीक बात है, मेरा ये कहना है, आपकी सारी बात आ गई। आपने कहा जमीन पे आई है, हम इस समय 3rd फ्लोर पे खड़े हैं, क्या आप इसको जमीन मानते हैं? आप भी तो खड़े हैं साथ में। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नजरिया और नजर देखने की मुझे लगता है दृष्टि समान है हमारी। अब मैं आपको उस दृष्टि पे लाना चाहता हूँ जिस दृष्टि पे मैं बात कर रहा था। बात यह है कि जब 63-64 लाख वोट अगर काटे गए और कुछ 25-26 लाख वोट जोड़े गए, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। एसआईआर आपने करवाया, ये आपका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व, आपने करवाया, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक। आपत्ति हमारी ये है कि जो वोट काटे गए वो किनके वोट काटे गए, किस आधार पे काटे गए और किनके वोट जोड़े गए और किस आधार पे जोड़े गए, इसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है? अगर पारदर्शिता है, हो सकता है जारी कर दे। नहीं, अभी हो सकता है, वो भविष्य की बात है, हम प्रिजम्पशन पे बात नहीं कर सकते ना। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना ले, प्रिजम्पशन तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल मेरा लेकिन ये कहना, लेकिन चुनावी प्रक्रिया जो है, जिसके माध्यम से चुनाव होने हैं, अगर आप कोई भी निर्णय इस तरह का ले रहे हैं कि संवैधानिक परिधि में पारदर्शिता अगर नहीं है, और पारदर्शिता की बात जब हम करते हैं तो चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
सवाल यह है कि चुनाव आयोग को भाजपा क्यों डिफेंड कर रही है? क्या चुनाव आयोग सरकार में है, सत्ता में है? हाँ, सत्ता में है, मैं यही कह रहा हूं। चुनाव आयोग एक निकाय स्वायत्त संस्था है। हाँ। वो संवैधानिक संस्था है, वो किसी राजनीतिक दल की इकाई नहीं है। हमारा सवाल यही है कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मलेशिया उस ब्राजीलियन मॉडल की बात की थी, उस दिन किरण रिजिजू जी चुनाव आयोग को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या चुनाव आयुक्त जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं दे सकते थे? दायित्व किसका था? सवाल यह है कि दायित्व किसका था? और दायित्व अगर आपका है, बतौर एंकर आप यहां पे खड़े हैं, तो क्या कैमरामैन इस शो को होस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता है, तो जवाब तो आप स्वयं दे रहे हैं ना। पारदर्शिता की बात है। पारदर्शिता, अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है पारदर्शिता और निष्पक्षता। अगर चुनाव आयोग कहता है कि सभी हमारे लिए समकक्ष हैं, तो आप इस सवाल का जवाब देने से बच क्यों रहे हैं? हमारा सवाल यह है, इसी एक सवाल के ऊपर चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेहास्पद है। चलिए, ये बात हो गई एसआईआर पे। 3 मुद्दे मैंने कहे। ठीक ठीक। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, वो है बिहार का चुनाव। चूंकि बिहार चुनाव को भी सेमीफाइनल कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और यहाँ यूपी में पंचायत का चुनाव होना है, उसे भी सेमीफाइनल कह रही है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और बंगाल में चुनाव होना है। सारी पार्टियों ने कमर कस रखा है और वहां ममता जी नेतृत्व कर रही हैं कलकत्ता में। अब विवेक भाई जरा हमको ये बताइए कि क्या किस तरीके की गड़बड़ी हुई? क्या आप बिहार के लोगों को समझा नहीं पाए? क्या आप बिहार में, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और भी लोग गए थे, वो लोग वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? हालांकि भीड़ तो बहुत थी, बिल्कुल। आपके साथ भी सेलिब्रिटी लोग थे, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, इतनी भीड़ हो रही थी, बिल्कुल। पर वहीं एक बच्ची मैथिली ठाकुर जाती है, चुनाव जीत जाती है, और खेसारी उसको वोट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं अपनी बात को। तो क्या ये मानते हैं कि हाँ, जंगल राज जो भारतीय जनता पार्टी वहां बचाने, एनडीए, खासकर मैं एनडीए की बात करूंगा, एनडीए ने बताने का जो प्रयास किया बिहार में, वो एनडीए के लोग वहां सफल रहे और आप जंगल राज से उबर नहीं पाए? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज जो बिहार की कैबिनेट बनी है, जो बिहार की कैबिनेट है, उसमें अभी भी 32% के आसपास जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे, उनको मंत्री बनाया गया। इस बात को आपको बड़ी स्पष्टता से समझना पड़ेगा। और उसके साथ जो आपने एक सवाल उठाया कि बिहार को जनता को हम समझा नहीं पाए, बिहार की जनता को वास्तव में हम खरीद नहीं पाए। वास्तविकता यह है कि जो 10,000 रुपए के साथ अन्य भुगतान किए गए, अन्य जो तो आपने भी तो कहा था, आपने भी कहा, मैं कहता हूं कि अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव के वक्त इस तरह की भुगतान करने से अन्य जो विपक्षी दल थे उनको रोका, जहां जहां उनकी सरकारें थी। ठीक बात है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट चुनाव आयोग ने भाजपा को ये प्रोविजन क्यों प्रोवाइड किया? क्या चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसमें ये मानक फिट होता है? क्या संवैधानिक परिधि में यह जो कानून बना है, क्या कानून के अनुसार ये सही मानक था? क्या मीडिया ने ये सवाल कभी चुनाव आयोग से पूछा? नहीं, बिल्कुल पूछा। इस पे मैं रोकूंगा। हाँ। और ये वाजिब सवाल है आपका, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। विवेक भाई के इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष कह देती है मीडिया बिकाऊ है। नहीं भाई, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम पत्रकारिता अपनी दमदारी पे करते हैं, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने जब प्रिंट में मैं जब रहा और जब इलेक्ट्रॉनिक में हूं, मुझे बोलने और लिखने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। मैं इसी स्टूडियो से मैं उस बात का मैंने खंडन किया था कि चुनाव आयोग को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए था, जो अभी विवेक भाई कह रहे हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए था 10,000? आप बाद में बांट दीजिए, आप चुनाव के 6 महीने साल भर पहले बांट दिए होते, शायद विपक्ष इस पे कोई बात ना करता। पर चलिए, वो 10,000 रुपया गया। मेरा कहना आपसे यह है विवेक भाई कि जो आपके वहां चेहरा थे, चलिए ठीक है, आपने कहा कि उन्होंने वोट खरीद लिया। मैंने कहा चलो भाई 10,000 उन्होंने बांटा, महिलाओं का वोट उधर गया कुछ। पर आपके जो चेहरा थे उनको क्या हो गया था? नहीं, देखिए, घर में खरमंडल हो गया, ठीक बात, घर में विवाद हो गया, जायज बात, पहले चुनाव से पहले भी था, चुनाव के बाद कैमरे पे आ गया, ठीक बात, बहन को चप्पल दिखाया जाता है,
नहीं, किसी मीडिया ने बताया, ये देखा किसी कैमरे? भाई उनकी बहन ने कहा, कैमरे पे देखा नहीं, बहन ने कहा। ठीक है, ठीक बात। और महिलाओं की आप बात करते हो, नहीं आप पूरी कर लीजिए। तो वो भी एक महिला है, बहन है तेजस्वी की, जायज बात है। रोते हुए एयरपोर्ट पे पाई गई, ठीक है, बताया कि उन्होंने चप्पल दिखाया गया, ठीक बात है। बड़ा भाई कहता है कि हमारे पिताजी को एक कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया है, मैं चाहता हूं कि पिताजी हमसे अकेले मिले, ठीक बात है। तो क्या तेजस्वी ने लालू यादव को कैप्चर कर लिया? वहां एक हरियाणा के एक यादव जी जाते हैं, वो जाके कैप्चर कर लिए। और तेजस्वी यादव क्या घर के विवादों से निकल नहीं पाए और यही रीजन रहा कि वो चुनाव हार गए? विवेक भाई देखिए, वास्तव में आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि विपक्ष कुछ मामलों में भाजपा की तुलना में बहुत कमजोर है। जैसे भाजपा किसी के पारिवारिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने में माहिर है, भाजपा अपराधियों का राजनीतिकरण करने में माहिर है, भाजपा आतंकवादियों का अपराधीकरण करने में माहिर है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तर्क के साथ स्पष्ट कर दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा आपको। और इन मुद्दों के साथ हम बहुत पीछे हैं अभी, ये मैं मानता हूं आपकी बात, इस बात से मैं सहमत हूं कि भाजपा जिन मुद्दों को राजनीतिकरण करके समाज के अंदर विपक्ष को बदनाम करने या उनकी छवि धूमिल कर लेती है, अभी विपक्ष उतना ज्यादा संस्कारहीन प्रवृत्ति से राजनीति नहीं कर पा रहा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। हम किसी के घर में घुस करके उसके घर के मुद्दों को राजनीतिक गलियारों तक नहीं खींच के लाते। नहीं, भाजपा के लोगों ने कहा जो हो रहा है वो गलत है, बाकी उनका पारिवारिक मामला है वो खत्म होना चाहिए। भाजपा के लोगों ने बहुत कुछ कहा, उनके अलग अलग प्रवक्ताओं की बातें, भाजपा में स्पेसिफिक भाजपा मानते किसको है ये भी तो तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है भाई, ये बात भी आप ही लोग कहते हैं। और कैडर बेस्ड पार्टी में जब उनके अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग मंचों से उपहास उड़ा रहे हैं, खिल्लियां उड़ा रहे हैं, परिवार की बातों का मजाक बना रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ने इस बात को गंभीरता से लिया। अगर भाजपा ने इस बात को गंभीरता से लिया होता तो मुझे लगता है कि विपक्ष की तरह भाजपा इसका राजनीतिकरण नहीं करता। आप बताइए हार क्यों गए? बस मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं। यकीनन आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर आज हम हारे हैं, मतलब आज अगर महागठबंधन हारा है, तो यकीनन इसका दायित्व और इसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसका दायित्व और इसका ठीकरा हम दूसरों पे नहीं फोड़ सकते। लेकिन हमारी हार के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण, जेन्युइन कारण है, एक जायज कारण है, जिसको हम बार बार कहेंगे कि चुनाव आयोग के सामने अगर वास्तव में हम समकक्ष रहे होते तो हम हारते नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि 1,20,00,000 वोट लेने के बाद हम हार गए, 98 लाख वोट लेकर के भाजपा जीत जाती है, 96 लाख वोट लेकर के नीतीश जी जीत जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में बात आपकी सही है, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मुझे लगता है या तो हम समझने में विफल रहे हैं या तो चुनाव आयोग समझाने में विफल रहा। और एक बात मैं कहूंगा, ये एक प्रवृत्ति बन गई है कि जब भी चुनाव होते हैं तो भारत को संसाधनहीन बताने का काम चुनाव आयोग करता है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में क्या आपने देखा है कि किस तरह की खबरें चल रही थी चुनाव को लेकर के? भाई ये भी तो एक बात बनेगी ना, ये भी तो एक सवाल उठेगा कि भाजपा जो कहती है कि मोदी जी अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, तो उसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिसमें मोदी जी को लोकप्रिय बता करके वाहवाही लूटी जा रही है, वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया हमारे चुनाव की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। मुझे एक सवाल का जवाब आज आप दे दीजिए। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, बतौर मीडिया जिम्मेदार हैं आप, आपके कैमरे हर जगह पहुंचते हैं, क्या कारण है कि चुनाव आयोग के पास वो संसाधन नहीं कि जब भी स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे जाते हैं तो उनके कैमरे बंद हो जाते हैं? क्या भारत के पास आधुनिक कैमरे नहीं है? ना, सवाल मेरे सवाल तो आ जाए। अरे मेरा सवाल तो विवेक भाई रोक दो। नहीं, मेरा सवाल तो ले लीजिए। मेरे सवाल से पार्टी का उनका प्रवक्ता, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप चुनाव आयोग से पूछिए। नहीं, टेक्निकल दिक्कतें कहीं हो सकती, हम आप काम कर रहे हैं, हम आप यहाँ खबर कर रहे हैं, हो सकता है मेरा कैमरा अभी दिक्कत कर जाए, मेरे वहां लाइट चली जाए, मैं आपकी बात मान सकता हूं, सुनिश्चित कर सकता हूं, लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, आपने डीआरडीओ का नाम सुना है? हाँ ठीक है, सुना है। इसरो का नाम सुना है? हाँ सुना है। डीआरडीओ और इसरो की तरह एक जिम्मेदार संस्था है चुनाव आयोग। हाँ। और चुनाव आयोग के पास आधुनिक संसाधन नहीं, हम ये संदेश देना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल है, और टेक्निकल दिक्कतें हो सकती हैं। नहीं, टेक्निकल दिक्कत इस तरह की कैमरे ऑफ हो जाते हैं, लाइटें कट जाती हैं। आप एक लाइन में हार का कारण बताइए। मैं एक लाइन में हार का कारण बता रहा हूं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेहास्पद थी। नहीं चुनाव नहीं, मैं आपने मुझसे कारण पूछा, मुझसे सवाल जवाब लीजिए। ठीक है, हमारा जवाब ये है, जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ने अगर वोट खरीदने का मौका नहीं दिया होता इन्हें, चुनाव आयोग ने अगर वोट खरीदने का मौका नहीं दिया होता, चुनाव आयोग ने अगर विपक्ष के वोट नहीं काटे होते, जो हमारा आरोप है, क्योंकि इस पर हमें जवाब नहीं मिला है,
तो चुनाव आयोग ने अगर विपक्ष के वोट नहीं काटे होते और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं किया गया होता, हरियाणा से ट्रेनों में भर के फर्जी मतदाताओं को नहीं लाया गया होता मुफ्त में, तो मुझे लगता है कि हम चुनाव जीत रहे थे। चलिए, बीजेपी के नेताओं ने 2-2, 3-3 जगह जाकर के फर्जी वोट नहीं डाला होता। ठीक है, मेरी बात आ जाए, कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, संगठनों ने, जो उनके सहयोगी संगठन है, वो हरियाणा में भी वोट डाल रहे थे, दिल्ली में भी डाल रहे थे, बिहार में भी डाल रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये फर्जी मतदान रोकने में चुनाव आयोग विफल रहा और आप ही के कैमरों से ये जानकारी हमें मिली। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं, चूंकि आप हार चुके हो। चलिए ठीक है, हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, आरोप लगते रहते हैं। बिल्कुल, जो जीता है वो ठीक है, जो जीता वो सिकंदर है, मैं मानता हूं। तो आप ये भी मानते हैं कि जो कैमरे दिखा रहे थे मीडिया के, कि एक ही व्यक्ति हरियाणा में भी वोट कर रहा है, दिल्ली में भी कर रहा है और 6 महीने बाद वो बिहार में वोट कर रहा है। मीडिया ने निष्पक्षता से दिखाया। मैं तो आप ही की अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपके माध्यम से हमें पता चला कि इस तरह की भी फर्जीवाड़े हैं। अब आते हैं, ये बिहार चुनाव पे विवेक भाई थे, इन्होंने बड़े प्रमुखता से बता दिया। अब एक आखिरी होगा, वो आखिरी राउंड का सवाल है ये। मैंने कल भी कहा था कि मैं एक मुसलमान चेहरा लेकर भारतीय जनता पार्टी का आया था, जिसने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मैंने कहा, और आज भी कह रहा हूं, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूंकि ये महागठबंधन को भी लेकर चल रहे हैं और उसकी बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं विवेक भाई आपसे कि भगवा लहराया अयोध्या में, जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है? हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र होने से हिंदुस्तान का विकास हो सकता है, हिंदू राष्ट्र होने से यहां लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। अच्छा, तो मेरा मानना है कि विपक्ष को किस बात का दर्द है भाई? हिंदू राष्ट्र हो जाने दो। अगर बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होने में क्या दिक्कत है? काहे आप अड़ंगा डाल रहे हो, काहे विवाद कर रहे हो, काहे धरना कर रहे हो, क्या दिक्कत है भैया? पहले तो आप मुझे अनूप भाई उस डॉक्टर का नाम बताइए जिसने विपक्ष को पेट दर्द की दवा दी हो। पहले तो मुझे उस डॉक्टर का नाम बताइए, उस अस्पताल का नाम बताइए, उन मरीजों के नाम बताइए, उन विपक्ष के नेताओं के नाम बताइए, भाजपा के लोग जो पेट का इलाज कराने किसी डॉक्टर के पास गए हो जिनके पेट में दर्द था। और अगर भाजपा के लोग कर रहे हैं या भाजपा के लोगों का ये दावा है, तो क्या भाजपा के लोगों ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था जो उनको दर्द होगा, ये उन्हें पता था पहले से? मेरा तो ये सवाल है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, पहली बात तो मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, फिलहाल संविधान में जो दायरा है और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये बात आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, और हमारे संसद में इस बात की प्रस्तावना कई बार कही गई है। और अभी हाल ही में हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा कि भारत का संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता। तो संविधान की जो व्यवस्था है वो पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था है। तो उसमें हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप किस आधार पर दावा करते हैं, पहले तो उस बात को आपको स्पष्ट करना चाहिए। भाई सरकारें हैं, संशोधन करके कुछ कर कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ भारत तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन ही चुका है, जो कहने के लिए तो कह ही सकते हैं। हर व्यक्ति बहुत सारी चीजों पे संशोधन हुआ ना, कह रहा हूं, बिल्कुल आप भी सत्ता में रहे हो, आपने भी संशोधन मैं वही कह रहा हूं, लेकिन प्रस्तावना में आप कहां बदलाव कर देंगे? आपके शरीर में जो आत्मा है उसको आप कहां से बदल देंगे? ठीक है भाई, प्रस्तावना जो प्रेम्बल है हमारा, जो संविधान का प्रेम्बल है, आप उसको बदल के पूरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर संवैधानिक व्यवस्थाएं बदलेंगी तो यकीन मानिए पूरा संविधान बदलना पड़ेगा आपको। और उससे बड़ी बात अभी आपने कही कि हिंदू राष्ट्र की बात की। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप मुझे बताइए? हिंदू राष्ट्र में कौन लोग रहेंगे? हिंदू राष्ट्र में किन लोगों का समावेश होगा? जहां मुसलमान राष्ट्र है, जो मुस्लिम हिंदू नहीं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो पंथ के आधार पे हैं, इस्लामिक राष्ट्र जिसे कहते हैं। सीरिया की क्या स्थिति है? सीरिया की क्या स्थिति है बताइए जरा। टर्की की क्या स्थिति है जरा बताइए मुझे। मैं तो सवाल उठा रहा हूं, मैं तो आपके सामने वही बात रख रहा हूं जो बात आप मुझसे कर रहे हैं। ठीक है भाई, इस्लामिक राष्ट्रों में जिस तरह की कत्लेआम मची हुई है, और धर्म पे आधारित जो भी राष्ट्र हैं, जो इतिहास है, धर्म पे आधारित जिन राष्ट्रों का इतिहास है, उसको उठा के देखिए। अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, तालिबान की स्थिति देख लीजिए, आज क्या स्थिति है। उसी तालिबान को, जिसको आप कल तक आतंकवादी कहते थे, आपने दिल्ली में बिठा के चाय पिलाई और महिला पत्रकारों को आपने एंट्री नहीं दी, भारत की महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया। तो आप तालिबानी व्यवस्थाओं से पोषित होकर के अब आप कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे किसके ध्वज के नीचे? जब आप इस देश के 4 ही प्रमुख पीठ हैं,
अब चलिए वैदिक व्यवस्था पे भी बात हो जाए, जब हिंदू राष्ट्र की बात आई गई है। इस देश की शास्त्रोक्त व्यवस्था 4 ही पीठों पे निर्भर है, जो हमारे चारों आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य है। ठीक बात। अगर आप किसी भी इस देश के किसी भी महोत्सव में, राष्ट्रीय उत्सव में उन 4 पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य को अपमानित करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं, उनको दरकिनार करते हैं, तो जो सनातन के ध्वजवाहक हैं उनके बिना आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही कैसे कर सकते हैं? पहले तो मुझे इसी का जवाब कोई भाजपा का व्यक्ति होता तो दे देता। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे देश की जो व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था, इस देश में हमारे यहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार, उसको लोगों तक ले जाना, उसके जो नियम उपनियम है, जो उपबंध है, उसको समझाना, लोगों तक पहुंचाना, ये शंकराचार्यों का दायित्व। जो 4 पीठ हैं, 4 पीठाधीश्वर, 4 ही पीठ है, और उसके बाद महामंडलेश्वर। हमारे यहाँ देखिए सनातन की 2 व्यवस्थाएं समझ लीजिए, जनरली लोग इसमें बहुत भ्रमित होते हैं। सनातन में पीठाधीश्वर मतलब जैसे राजा, देश को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 4 पीठ हैं, इस देश के 4 राजा हैं, वो हमारे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य हैं। और उसके बाद महामंडलेश्वर मतलब सेनापति, सनातन की सेना जिसे कहते हैं महामंडलेश्वर। ठीक बात। उसके नीचे जितने भी आप नाम ले सकते हैं सब उसके नीचे आ जाएंगे, वो चाहे मठाधीश हो, चाहे वो वहां के महंत हो, चाहे वो संत हो, वो सब नीचे आते हैं। लेकिन अब 4 पीठों के, इस देश के राजाओं को दरकिनार करके आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। ठीक बात है, आपने इसका खंडन किया और बहुत साफ गोई से आपने बताया कि क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता हिंदुस्तान, और जहां जो धर्म मतलब अगर जो इस्लामिक पंथ निरपेक्ष जो इस्लामिक देश है वहां देखा जाए क्या स्थिति। बात इससे मैं आपके सहमत हूं, पर कहीं ना कहीं एक जगह मैं भी आके रुक जाता हूं जी। भारत का मैं नागरिक हूं, आस्था है, आप भी आस्थावान हो। हम दोनों जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो भी हम लोगों ने बात किया था, हम दोनों ने, जब ध्वज की बात आई तो भी हम लोगों ने बात किया, और जब रामलला वहां विराजमान हुए तो भी विवेक भाई आपसे मेरी बात हुई थी, आप भी बहुत खुश थे और मुझे मिठाई खिलाए थे, मैं कह रहा हूं। ठीक। तो ऐसा क्या है भैया कि जब राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है और कहती है कि हाँ भाई 500 सालों से नहीं बना था, आपकी भी सरकार थी, और ये बात सही है कि खैर मैं आदरणीय मुलायम यादव जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और आजीवन रहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक टूटी हुई साइकिल से चल के एक साम्राज्य खड़ा किया था जी, और मैं मानता हूं कि वो सही में धरती पुत्र थे। पर उन्हीं के शासन काल में अयोध्या में विवाद हुआ, अगर भाजपा आके वहां मंदिर बना देती है और उसको अपने लोगों तक बताने, प्रचार प्रसार में वो दिखाती है कि हाँ हमने बनाया, उसका भी आप विरोध करते हो। हमने कल भी कहा था, सफात खड़े थे, मैंने कहा कि इकाना स्टेडियम लखनऊ में एक खूबसूरत स्टेडियम अखिलेश यादव ने बना के दिया, और आपने इकाना स्टेडियम को अटल इकाना कर दिया। उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, आप जाके फीता काट लिए। बनाने का अर्थ स्पष्ट करिए जरा भाई। बनाने का अर्थ इस पे, अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें, चूंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स लवर हूं, क्रिकेट को बड़े अच्छे से देखता हूं, आज नेशनल फ्लैग पे इकाना जब बन के तैयार हुआ तो बहुत सारे बच्चे नेशनल फ्लैग पे जो चमक रहे हैं। कैसे इकाना बना? कैसे? अखिलेश ने बनवाया। अखिलेश जी ने पहले उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया होगा। हाँ बिल्कुल किया होगा। अधिग्रहण स्वैच्छिक हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। स्वैच्छिक अधिग्रहण के बाद फिर टेंडर निकला होगा। हाँ। फिर उन टेंडर की पारदर्शिता के साथ उसमें टेंडर में कंपनियों का सिलेक्शन हुआ होगा। अब ये नहीं पता, ये प्रक्रिया जो है, एक प्रक्रिया जो होती है, अनुकूल नॉर्मल प्रक्रिया यही होती है। फिर कंपनी को टेंडर मिला होगा, कंपनी ने काम किया, उसको भुगतान किया गया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। क्या राम मंदिर का जिसका निर्माण करने का दावा भाजपा करती है, वो अधिग्रहण भाजपा ने करवाया था? भाजपा ने। सवाल यहाँ है नहीं, उसका जो अधिग्रहण हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ। तो मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट के किए हुए कार्य की उलाहना भाजपा पर लेकर के, तो भाजपा ही कर रही थी भाई। भाजपा पार्टी भी नहीं थी। अब आपको बता दूं मैं, भाजपा पार्टी भी नहीं थी राम मंदिर के प्रकरण में। भाजपा कहीं पार्टी भी नहीं थी। तो पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि भाजपा की तो आत्मा को संतुष्टि मिली होगी। हाँ, बिल्कुल मिली होगी। मैं इसको कहीं दरकिनार नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ टेक्निकल चीजें आपकी संज्ञान में ला दूं। भाजपा पहली बात इसकी पैरोकार नहीं थी, भाजपा इसकी पार्टी नहीं थी। भाजपा ने अगर राम मंदिर की पैरवी, जो जैसा कि आप दावा करते हैं या लोग दावा करते हैं, किया भी होगा, तो कहीं बाहर के आउट ऑफ द वे रह करके उन्होंने पीछे से कोई बैक सपोर्ट किया हो तो वो एक अलग बात, वो कहीं भी सोशल डोमेन पे नहीं है। लेकिन सोशल डोमेन पे एक बात जरूर है कि भाजपा ने राम मंदिर को राजनीति का मुद्दा बना करके
धर्म और धन का संचय किया, धर्म के आधार पे उन्होंने धन का संचय किया। इसको मैं प्रामाणिकता से बताता हूं क्योंकि ये खबर आपने भी कवर की थी, आपने भी चलाई। जब राम मंदिर का अधूरा निर्माण कार्य हुआ तो पहले तो वहां पे जब भूमि पूजन हुआ तो भूमि पूजन 2 बार तो भूमि पूजन हुआ, एक बार 89 के आसपास हुआ था, एक बार अभी इन्होंने किया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। मंदिर निर्माण मैं ये नहीं कहूंगा, मैं बताऊंगा, ये तो मैं कहूंगा ना, आप सुनिए, मैं प्रधानमंत्री हैं, आके पूजन करते हैं, मैं यही कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पूजन से किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, भाई कोई कर सकता है, वो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, कोई कर सकता है। लेकिन मंदिर निर्माण के जो 11 चरण है उसके अनुसार जब तक गुंबद की स्थापना नहीं हुई आपने जाकर के ध्वजारोहण कर दिया। सबसे पहली बात जो इनका कार्यक्रम हुआ उसमें आप देखिए वहां ध्वजारोहण की बात आई थी, वहां पे ध्वज स्थापना की बात नहीं आई थी। ध्वज स्थापना का अगर आप संज्ञात्मक स्वरूप लेते हैं फिर भी समझ में आती कि ध्वज स्थापना का कहीं कहीं उल्लेख वेदों में मिल जाता है, ध्वजारोहण का कहीं उल्लेख वेदों में नहीं है। दूसरी बात, गुंबद तैयार नहीं था, आपने ध्वज कैसे लगा दिया वहां पे, ध्वज कैसे आपने वहां पे फहरा दिया ला करके, गुंबद तैयार ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, गुंबद कलश कहां है, आपने ध्वज ले जाके लगा दिया बस उसके ऊपर। इसी पे तो शंकराचार्य जी ने आपत्ति की थी, हमारे आदिदेव जगत गुरु अभिव्यक्तेश्वरानंद जी महाराज ने इसी पे आपत्ति की थी, जिससे कि इनके राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये जल्दबाजी में अपने आप को धर्म ध्वजावाहक स्थापित करने की दिशा में, अपने आप को एक स्वांग स्वरूप में स्थापित करने की दिशा में मोदी जी को जल्दबाजी थी ये ध्वज स्थापना करने की, जिसका कि विरोध आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी लगातार करते रहे, जिसका वो विरोध नहीं कर रहे थे, वो आपको मार्गदर्शन दे रहे थे जिसको आप विरोध समझ बैठे। तो ये तो भाजपा की सोच और समझ इतने निकृष्ट स्तर की है कि हमारे पीठाधीश्वर, हमारे धरती के साक्षात शिव स्वरूप शंकराचार्य आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और आप उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। आप मत मानिए, नहीं आप मत मानिए, मैं कहां आपको फोर्स कर रहा हूं मानने के लिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप मेरी बात आने दीजिए, आप अपनी बात, हाँ मेरी बात आने। दूसरी बात, आपने कहा राम मंदिर निर्माण को दिखा करके वहां की जमीनों में जो घोटाले किए गए, क्या बताइए मुझे किसी एक पे कोई कार्रवाई आज तक उजागर कर दीजिए, आप घोटाला उजागर करिए, कितनी बार करें, कितनी बार करें, कितनी बार करें, हमारे पार्टी के अरे नहीं मतलब मुद्दे नहीं मुद्दे से क्यों बटे नहीं आता? क्या आप इस बात को आपने आपकी मीडिया ने कवर नहीं किया था? इस बात को हमने कवर किया था ना, हमने तो प्रमाण दिए थे ना कि लाखों की जमीन चंद सेकंड में किस तरीके से करोड़ों में कन्वर्ट हो गई। हमने तो बाकायदा रजिस्ट्रियों की कॉपी दी थी ले जाकर। आदरणीय पवन पांडे जी हमारे पूर्व मंत्री और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा अयोध्या को लेकर के। तो इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? हम प्रमाण नहीं, हमने तो बाकायदा रजिस्ट्री की कॉपियां दी थी वहां पर, मीडिया के सामने रख दी थी, तो प्रमाण नहीं दिया था, यह बात आपकी तथ्यहीन है। दूसरी बात, वहां पर जो टेंडर निकले, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी आपने भुगतान किया जिन्होंने काम नहीं किया, ये भी बात सामने आई। वहां पे सीमेंट की बोरियां चोरी हुई, ये बात हुई। संतों ने आरोप लगाया कि चंदे में चोरी की गई, सोशल डोमेन पे है, आप कैसे नकारेंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना, बड़ा काम होता है अच्छा तो उसमें भ्रष्टाचार होना लाजमी है? नहीं ये लाजमी नहीं कर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मगर मुझे लगता है कि राम मंदिर बना के मेरा सिर्फ यही कहना है, राम मंदिर की आड़ में आप देश को नहीं लूट सकते। राम मंदिर की आड़ में आप लोगों की भावनाओं को आहत करके, सुनिए मेरी बात, आपकी सरकार में भी बहुत लूट खसुट हुए, मेरी बात पूरी हो जाए। आपने जो चर्चा छेड़ी राम मंदिर की, पहले उस पर बात हो जाए, मेरी बात आ जाने दीजिए ना। सवाल आपने मुझसे पूछा है, जवाब मैं दे रहा हूं। मैंने कहा कि सिर्फ धर्म और धन का संचय करना भाजपा का एक शुरू से उद्देश्य रहा है। धर्म की आड़ में धन का संचय करके ये हमेशा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को फिर किसी धार्मिक उन्माद में बदल देते हैं। समय बहुत हो चला, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूं कि क्या 27 में साइकिल चलेगी या पंचर हो जाएगी? साइकिल आज भी चल रही है, साइकिल आज भी चल रही है। विपक्ष में आज भी हम मजबूत दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे भाजपा के लिए अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो समाजवादी पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा के लोग कुछ भी कहें, वो भी ये बात जानते हैं कि उनके रास्ते में, दिल्ली तक जाने के रास्ते में कोई ढाल बन के खड़ा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, और उनको दिल्ली अगर जाना है तो उसी आगरा एक्सप्रेसवे से जाना है जो हमने तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि इस बात को, इस सवाल को पूछना ही बेमायने हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा अगर कोई विकल्प या कोई संकल्प जनता को दिखाई देता है तो संकल्प उस पर आप चर्चा कर रहे होते हैं। पंचायत चुनाव को आप सेमीफाइनल क्यों मान रहे हैं? नहीं, पंचायत चुनाव नहीं, हम हर चुनाव को सेमीफाइनल मानेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव से यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या रहेगी उत्तर प्रदेश में। बहुत साफ तरीके से विवेक भाई ने बताया कि कैसे इनकी साइकिल चलेगी, बिहार में क्या हुआ, SIR पे क्या हुआ। चूंकि टेक्निकल बातों पे ये बहुत बेहतर, इनके बुलाने का पर्पज इतना था आप सभी दर्शकों के सामने कि ये पेशे से वकील भी हैं,
एडवोकेट हैं।